नमस्कार दोस्तों। आज आपको सुनाने जा रही हूँ मालती जोशी जी की कहानी गीत पुराने याद ना आना। बेल बजाने के बाद बड़ी देर तक प्रतीक्षा करती रही रेखा। दीदी को क्या हो गया है आज? दरवाज़ा खोलने में कितनी देर लगा रही है? कहीं फिर से तो सो नहीं गई या शायद नहाने चली गई हो। सुबह बबलू को तैयार करने में, जीजाजी का नाश्ता तैयार करने में समय ही कहाँ मिला होगा नहाने के लिए। वह दोबारा बटन दबाने जा रही थी कि दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर जीजाजी खड़े थे। तो क्या आज जीजाजी घर पर ही थे? वह तो संकोच से भर उठी। ओ, तुम हो, आओ, जीजाजी ने कहा तो उसे उनकी आवाज़ भर्राई सी लगी। जीजाजी, आज आप घर में? ठीक तो है? नहीं, ठीक नहीं हूँ। वायरल हो गया है। एक दिन बारिश में भीग गया था, उसी का नतीजा है। अब रेखा ने उन्हें ध्यान से देखा। हमेशा टिप टाप रहने वाले जीजाजी एकदम अस्त व्यस्त वेशभूषा में थे। बाल बिखरे हुए, आंखें एकदम लाल, शॉल लपेटे हुए थे। सॉरी जीजाजी, आपको दरवाज़ा खोलना पड़ा। दीदी कहाँ है? नहा रही है? स्पीक मैके का कोई प्रोग्राम है? वहीं गई है। उसे शायद आज तानपुरे पर संगत करनी थी। तानपुरे पर संगत तो कोई भी कर लेता। उसके लिए जीजाजी को ऐसी हालत में छोड़कर जाना रेखा को अच्छा नहीं लगा। वह कुछ और कहने जा रही थी कि जीजाजी को जैसे छींकों का दौरा ही पड़ गया। 7 छींकें एक साथ आई। नाक लाल हो गई, आंखों में पानी आ गया। जीजाजी, आप लेटिए प्लीज, आपके लिए चाय बना दूं? नहीं, अभी मन नहीं है, तुम अपने लिए बना लो। मन तो मेरा भी नहीं है, मैं तो आपके लिए कह रही थी। दरअसल मैं तो दीदी से 1-2 साड़ियाँ लेने के लिए आई थी। कल मेरी एक सहेली की शादी है। तो निकाल लो ना। चाबी तो हमेशा की तरह अलमारी में ही लगी होगी। वह अलमारी लॉक ही क्यों करती है, मेरी समझ में नहीं आता। नहीं जीजाजी, अभी रहने दीजिए, मैं फिर आ जाऊंगी। दीदी कब तक आएगी? क्या पता। कह रही थी सुबह के कंसर्ट के बाद दोपहर में कोई सेमिनार भी है, शाम हो सकती है। आपके खाने के लिए कुछ बना दूं? अभी तो खाने की जरा भी इच्छा नहीं है। वैसे 12 बजे तुलसी बबलू को स्कूल से लेकर आएगी, तब मन हुआ तो कुछ बनवा लूँगा। अच्छा रेखा, मैं अब लेटूँगा। तुम जाते समय दरवाज़ा खींच लेना, लॉक हो जाएगा। जीजाजी ने उसके जाने की भी प्रतीक्षा नहीं की, तुरंत कमरे में चले गए। वे बुरी तरह कांप रहे थे, ठंड से या बुखार से। पता नहीं, रेखा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इस समय जीजाजी के पास किसी का रहना जरूरी था, पर सूने घर में उनके साथ वह बड़ा असहज महसूस कर रही थी। वैसे वे बेचारे बहुत शरीफ आदमी हैं, पर पता नहीं क्यों आजकल किसी पर विश्वास करने का मन नहीं होता। बाहर निकलकर उसने जैसे खुलकर सांस ली। घर पहुंचकर तो रेखा एकदम चौंक ही गई। किचन में लगी छोटी मेज पर दीदी रानी विराजमान थी और माँ उन्हें गरम फुलके परोस रही थी। अरे वाह, रेखा जी आ गई। मैं तो इंतजार ही कर रही थी। चल, मुझे एक अच्छा सा सूट निकाल कर तो दे। सूट क्यों? इतनी सुंदर साड़ी तो पहने हो। वो तो सुबह स्टेज पर बैठना था ना, इसलिए डाल ली। पर सेमिनार में अच्छा थोड़े ही लगता है। वो तो मैं घर ही चली जाती, पर फिर वह दुष्ट मुझे छोड़ेगा नहीं। बबलू को यहाँ छोड़ जाती ना। कह रही है आज उसके पापा घर पर हैं। माँ ने बताया। रेखा कुछ नहीं बोली। उसने अपने 2-3 अच्छे वाले सूट दीदी के सामने रख दिए। वह तैयार होने चली गई
तो रेखा माँ के पास आकर बोली, माँ, आज जीजाजी घर पर क्यों हैं? पता है, बुखार में तप रहे हैं। उनसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। बबलू को क्या खाक संभालेंगे? तुम्हें कैसे पता? मैं अभी दीदी के घर से ही चली आ रही हूँ। अंकिता की शादी में पहनने के लिए दीदी का लहंगा सूट लेने गई थी। जीजाजी ने तो कहा भी कि निकाल लो, चाबी अलमारी में ही लगी है। पर दीदी की गैर हाजिरी में उनकी अलमारी खोलने का मन नहीं हुआ। तब तक दीदी तैयार होकर आ गई थी। वेशभूषा के अनुसार छाया ने अपनी हेयर स्टाइल भी बदल ली थी। जूड़ा खोलकर बाल कंधे पर खुले छोड़ दिए थे। ठीक लग रही हूँ ना? एक्सीलेंट, रेखा ने कहा। तभी माँ बोल पड़ी, छाया, तुमने बताया नहीं कि श्रीकांत जी बीमार हैं? दीदी ने रेखा को घूर कर देखा, फिर बेलौस अंदाज में बोली, ऐसे कोई सीरियस बीमार नहीं है जो बताती। थोड़ा सा बुखार है बस, और वो भी उनकी अपनी ही गलती का परिणाम है। अभी उस दिन मंगलवार को धुआंधार बारिश हुई थी ना, उस दिन जनाब स्कूटर पर भीगते हुए घर लौटे थे। एक नंबर के कंजूस हैं। यह नहीं हुआ कि ऑटो करके ही घर आ जाते। बुखार तो फिर होना ही था ना। वो बीमार हैं तो बबलू को कैसे देखेंगे? उसे क्या देखना है माँ? तुलसी उसके कपड़े बदलवा देगी, खिला पिला देगी। वह थोड़ी देर टीवी देखेगा और फिर सो जाएगा। रोज ही सोता है। फिर भी बेटा, एक दिन प्रोग्राम में ना आती तो? माँ, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ शहर में रोज नहीं आती। प्रभा अत्रे जी के पीछे बैठकर तानपुरा बजाना, इट इज़ ए लाइफ टाइम चांस। इन बड़े कलाकारों से हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों ने तो मुझे ऐसे घर में पटक दिया है कि मैं गुनगुनाना तक भूल गई हूँ। कम से कम सुनने तो दीजिए। ससुराल वाले तो टीका टिप्पणी करते ही रहते हैं। अब तुम भी शुरू हो जाओ। बाय द वे, उनकी बीमारी की खबर तुम्हें कैसे मिली? खबर मैंने दी है, रेखा ने कहा। अंकिता की शादी है। सोचा था तुमसे एक आध साड़ी ले आऊंगी, इसलिए घर गई थी। साहब बहादुर कुछ बोले? नहीं, वे कुछ बोलने की स्थिति में थे ही नहीं। बस यही मना रहे थे कि कब मैं जाऊं और कब वे बिस्तर पर जाकर लेटे। मैंने चाय के लिए भी पूछा था, पर मना कर दिया। माँ को यह सब बताना जरूरी था? इसमें छिपाने वाली बात तो कोई भी नहीं। मैंने सोचा तुम इतनी देर से यहाँ बैठी हो, बता ही दिया होगा। जानबूझकर नहीं बताया, नहीं तो तभी से शुरू हो जाती। मुझे घर भेजकर ही दम लेती। एक तो शादी करवाकर मेरे कैरियर का कचरा कर दिया, और अब जिसे देखो वही उपदेश झाड़ रहा है। तुम्हारा कौन सा ऐसा कैरियर था बेटे जिसका हमने कचरा कर दिया? दोनों बहनों ने चौंक कर देखा। सब्जी का थैला लिए पापा दरवाजे पर खड़े थे। इस समय पापा का घर में होना अप्रत्याशित था। शायद वे वर्षांत में अपनी कैजुअल्स ख़त्म कर रहे थे। बेटे, तुम 10 साल से संगीत सीख रही थी, पर क्या हासिल हुआ? रेडियो का ऑडिशन तक तुम क्लियर नहीं कर सकी। गणेशोत्सव या दुर्गा पूजा तक में गाने का तुम्हें कभी निमंत्रण नहीं मिला। न किसी ने तुम्हारा एल्बम निकालने की पेशकश की। सिर्फ कोरस में गाना या किसी के पीछे बैठकर तानपुरा बजाना ही तो कैरियर नहीं होता। पापा, साधना में 10 साल क्या हैसियत रखते हैं? लोगों की पूरी पूरी उम्र निकल जाती है, तब जाकर कोई मुकाम हासिल होता है। और उस मुकाम के लिए हम कितनी प्रतीक्षा करते, बताओ? उम्र तो तुम्हारी रुकी नहीं रहती ना। और फिर कल को तुम ही कोसती कि हमने सही समय पर तुम्हारी शादी नहीं की। और छाया, करने वाले तो शादी के बाद भी कर ही लेते हैं। वो तुम्हारी दोस्त है ना, सुचेता या सुमीता? आजकल उसका कितना नाम है।
माँ ने जैसे छाया की दुखती रग ही छू दी थी। वह एकदम तड़प गई। उसके घर वाले कितने कोऑपरेटिव हैं, पता है? पति हर कार्यक्रम में उसके साथ जाता है और सास 2 महीने के दूध पीते बच्चे को भी संभाल लेती है। जीजाजी भी तो तुम्हें लेकर हर कंसर्ट में जाते थे, हालांकि उन्हें क्लासिकल में जरा भी रुचि नहीं है। और उतनी देर तुम्हारी सास बबलू को रखती थी कि नहीं? पर बाद में सुनाती कितना थी। खैर, अब तो वह भी पुरानी बात हो गई है। अब तो बबलू को अकेले छोड़कर कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। अलग रहने की जिद भी तो तुम्हारी ही थी ना बेटा? माँ ने कहा। वहाँ इतने लोगों के बीच तुम्हारा रियाज नहीं हो पाता था, इसलिए श्रीकांत जी ने कितने बेमन से अलग गृहस्थी बसाई थी। क्या फायदा? रियाज तो अब भी मेरा कहाँ हो पाता है। सुबह से ही चक्कर शुरू हो जाता है। नल आता है, दूध वाला आता है, बाई आती है, बबलू को तैयार करना होता है, इन्हें चाय देनी होती है, नाश्ता बनाना होता है। इतनी पस्त हो जाती हूँ कि इन लोगों के जाने के बाद निढाल होकर पड़ जाती हूँ बस। छाया बेटे, लोग अक्सर मुंह अंधेरे उठकर रियाज करते हैं। पापा, हम लोग बंगले में नहीं रहते, फ्लैट में रहते हैं। छाया ने तुनक कर कहा। सुबह सुबह अलाप करके मैं पूरी बिल्डिंग की नींद खराब नहीं कर सकती। तो साउंड प्रूफ दरवाजे लगा लो। बात रेखा के होठों तक आई थी, पर वह चुप रही। वैसे ही देवी जी का मूड उखड़ा हुआ है और चिढ़ जाएगी। उसी उखड़े मूड में छाया चली गई। जाते जाते सबको कोसती हुई गई कि इतना अच्छा दिन उन लोगों ने चौपट कर दिया। दीदी के जाने के बाद माँ चिंता में डूब गई। इस लड़की को पता नहीं क्या हो गया है, हमेशा अनखाई सी रहती है। कुछ नहीं, सिर्फ परेशान है, पापा बोले, और अपना फ्रस्ट्रेशन वह हम पर उतार रही है। उसका मूड इतना खराब हो गया है कि शायद अब वह कार्यक्रम में नहीं जाएगी। नहीं माँ, उसे कार्यक्रम में ही जाना चाहिए। घर गई तो जीजाजी को खा जाएगी, बेचारे वैसे ही बीमार हैं। इतना अच्छा पति मिला है, पर इस बेवकूफ़ को कद्र ही नहीं है। अच्छा, अब बेटी पुराण छोड़ो और कुछ हमारी पेट पूजा का इंतजाम करो। 1 बज रहा है। खाना कब से तैयार है? आप लोग चलिए, मैं गरम फुलके उतारती हूँ। माँ, तुम पापा को खिलाना शुरू करो, तब तक मैं कपड़े बदल कर आ रही हूँ। रेखा कमरे में आई तो देखा दीदी की कांजीवरम पूरे कमरे में पसरी पड़ी है। उसे तहाकर पलंग पर रखने गई तो देखा दीदी का पर्स तकिए के पास खुला पड़ा है। ड्रेसिंग टेबल पर दीदी का कंघा, लिपस्टिक, कॉम्पैक्ट सब कुछ छूट गया है। पर्स लेकर रेखा भागी भागी बाहर आई। पूछा, माँ, दीदी आई कैसे थी? ऑटो से। क्यों? तो गई भी ऑटो से होगी, और पर्स यहाँ पड़ा है। माँ, मैं अभी पर्स देकर आ रही हूँ, आप लोग खाना खा लेना प्लीज। अपनी एक्टिवा स्टार्ट करके क्षण भर तो रेखा असमंजस में खड़ी रही। उसे कहाँ जाना चाहिए, दीदी के घर या गीतांजलि कॉलेज? फिर सोचा कॉलेज जाना ही ठीक रहेगा। दीदी अगर घर पहुंची तो पैसों की कोई समस्या नहीं रहेगी, पर अगर खाली हाथ कॉलेज पहुंची तो बड़ी किरकिरी हो जाएगी। ये ऑटो वाले भी कभी कभी बड़ी चुभती बात कह डालते हैं। इतनी स्पीड से उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। कॉलेज पहुंची तो सांस ऐसे फूल रही थी मानो दौड़ लगाकर आई हो। वहाँ ढेरों लोग थे और ढेरों गाड़ियाँ थी, पर दीदी का कहीं अता पता नहीं था। वह पसोपेश में ही थी कि क्या करे। तभी एक रिक्शा डुगडुगाता हुआ कैंपस में दाखिल हुआ। दीदी को उसमें देखकर उसकी जान में जान आई। वह लपक कर पास पहुंची और कहा, आज तो तुमने अच्छी खासी रेस लगवा दी।
क्यों? रेस लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? दीदी ने रूखे स्वर में कहा। क्या कुछ कहना सुनना बाकी रह गया था? कहना सुनना तो नहीं, पर यह रह गया था। रेखा ने पर्स दीदी के सामने झुलाते हुए कहा। अरे, मैं पर्स भूल गई थी क्या? दीदी ने अपने कंधे की ओर देखा, फिर ऑटो में झांकने लगी। अरे, यहाँ वहाँ क्या देख रही हो? पर्स मैं लेकर खड़ी हूँ ना। पहले इन भाई साहब का हिसाब करो, फिर बात करते हैं। ऑटो वाला जब पैसे लेकर चला गया तो रेखा ने पूछा, क्या बात है दीदी, इतनी अपसेट क्यों हो? इतने भाषण एक साथ सुनना पड़े तो कोई भी अपसेट हो जाएगा। लेकिन तुम तो भाषण सुनने से पहले ही अपसेट थी। तुम्हारी साड़ी पूरे कमरे में फैली थी, पर्स खुला हुआ था और तुम्हारा मेकअप का सामान मेरी ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा पड़ा था। दीदी का तमतमाया चेहरा थोड़ा सौम्य हो आया। तरल स्वर में बोली, क्या करूं छोटी, जब भी ऐसे कार्यक्रमों में आती हूँ मुझे डिप्रेशन सा हो जाता है। संगीत मेरा पहला प्यार था और अब वही मेरी लिस्ट में आखिरी नंबर पर है। संगीत तुम्हारा पहला प्यार नहीं था दीदी, तुम्हारा प्यार कोई और था। ये सारा डिप्रेशन, सारा फ्रस्ट्रेशन उसी के कारण है। क्या बात करती हो? अब क्या मुझसे भी झूठ बोलोगी दीदी? तुम्हारी वकालत करने के लिए मैंने पापा से कितनी डांट खाई है, क्या तुम जानती नहीं? पर तुम कायरों की तरह मुंह में दही जमाए बैठी रही, एक बार भी पापा से अपने मन की बात ना कह सकी। कह भी देती तो क्या होता? पापा क्या ऐसे फटेहाल और बेरोजगार लड़के से मुझे ब्याह देते? एक पिता के नाते पापा शायद मना ही कर देते, पर तुम तो विद्रोह कर सकती थी। इतनी पिक्चरें देखती हो, इतने उपन्यास पढ़ती हो, क्या तुम्हें एक भी डायलॉग याद नहीं आया कि मैं आधी रोटी में गुजारा कर लूँगी या कि उसके साथ खुले आसमान के नीचे रह लूँगी? कुछ तो कहती। क्या करूँ? कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी या कि ये सारी असुविधाएं सहने की हिम्मत नहीं थी? ऐसा ही समझ लो। मेरे प्रेम में शायद उतनी ताकत नहीं थी, अब उसी की सज़ा भुगत रही हूँ। सज़ा तुम नहीं, बेचारे जीजाजी भुगत रहे हैं, जिसका कोई कसूर नहीं है। सज़ा वह शख्स भुगत रहा है जिसे तुमने छोड़ दिया है, निस्संग, अकेला। आज तुम साथ होती तो शायद वह भी कुछ बन जाता, उसकी भटकन समाप्त हो जाती। लोग आते जा रहे थे, उनसे हाय हेलो और दुआ सलाम भी हो रही थी, और उसके साथ ही दोनों बहनें इस गंभीर चर्चा में डूबी हुई थी। रेखा जब अपनी बात कह चुकी तो छाया ने कहा, उससे इतनी सहानुभूति जताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बिना भी उसे जो बनना था बन ही गया है। आज वह एक उभरता संतूर वादक है और देश में संतूर वाले इतने कम हैं कि वह जल्दी ही ऊपर तक पहुंच जाएगा, मेरा विश्वास है। और ऐसा निस्संग और अकेला भी नहीं है। दिल्ली की एक लड़की उससे लगी हुई है, इतनी अल्ट्रा मॉडर्न है कि हम तुम उसके सामने बहन जी नजर आएंगी। दीदी के स्वर में एक ऐसा दर्द था कि रेखा चौंक गई। दीदी की बातों से उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने पूछा, क्या विशाल भी इस कार्यक्रम में आया है? हाँ, और शाम को परफॉर्म भी कर रहा है। उसने तुम्हें साग्रह आमंत्रित किया होगा। हाँ, कह रहा था अपने शहर में पहली बार परफॉर्म कर रहा हूँ, तुम सामने रहोगी तो अच्छा लगेगा, क्योंकि तुम मेरी पहली प्रेरणा हो। यह बात कहते हुए दीदी की आंखें स्वप्नविष्ट सी हो रही थी। रेखा को घबराहट सी होने लगी। बोली, दीदी मेरे पीछे बैठो तो प्लीज़, मैं तुम्हें घर छोड़ आती हूँ। विशाल का प्रोग्राम तुम नहीं भी सुनोगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बहुत लोग हैं, और जैसा कि तुमने कहा वह अकेला भी नहीं है।
वह दिल्ली वाली मॉडल साथ में है, पर घर पर जो लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं जरूर अकेले हैं और उन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है तो मैं क्या सब छोड़ छाड़ कर कहीं भागी जा रही हूँ। मैं तो बस विशु को परफॉर्म करते देखना चाहती हूँ। आज नहीं प्लीज़, आज मुझे तुम पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। आज तुम्हारी मन स्थिति इतनी तरल हो रही है कि यदि एक बार भी उसने कहा तो तुम साथ चल पड़ोगी। इसीलिए कहती हूँ आज नहीं। ईश्वर ने चाहा तो विशु के और भी कार्यक्रम होंगे, होते ही रहेंगे। जिस दिन तुम्हारा मन अपनी ज़मीन को मजबूती से थाम लेगा, जिस दिन तुम जीवन की सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार कर लोगी, उस दिन मन भरकर उसे सुन लेना, पर आज नहीं। यू आर टू वल्नरेबल टुडे। रेखा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। छाया क्षण भर किंग कर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रही, फिर पता नहीं क्या सोचकर पिछली सीट पर बैठ गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।